नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम छंद के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो छंद क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। तो जिस प्रकार जो गद्य होता है उसमें विराम चिन्हों और अन्य प्रकार के व्याकरण शुद्धियों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब हम पद्य की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण, इनके नियमों के आबद्ध हम पंक्तियाँ लिखते हैं। तो वर्ण, मात्रा, विराम, तुक, इन पर बल दिया जाता है पद्य में। ठीक है, तो हम छंद की अगर बात करते हैं तो भाषा में शब्द और शब्दों में वर्ण एवं स्वर रहते हैं। भाषा में कौन रहते हैं? शब्द, और शब्दों में वर्ण और क्या रहते हैं? स्वर रहते हैं, जिन्हें एक निश्चित विधान से सुव्यवस्थित करने पर छंद नाम दिया जाता है। ठीक है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र है। इसमें आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम छंद की परिभाषा देखें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम और वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियां छंद कहलाती हैं, अथवा जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, विराम, तुक आदि पर बल दिया जाता है वह छंद कहलाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठिनाई वहाँ आती है जब हमें मात्रा गिनने, काउंटिंग करने में। जैसे छंद में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं पे चलता है और वर्णिक छंद वर्णों पे चलता है। तो इसी प्रकार हमको वहाँ पर कठिनाई आती है। आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अगर आप पूर्ण रूप से इसको सीखना चाहते हैं, मात्राओं को कैसे लगाया जाए, ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर जो छंद के अंग हैं। तो छंद के अंग में कौन है? सबसे पहला होता है वर्ण, फिर दूसरा होता है आपका मात्रा, तीसरा होती है आपकी गति, ठीक है, यति और गति, यति, ठीक है, यति, और फिर क्या होता है? चौथा गति। पांचवा आपका होता है तुक। उसके बाद छठा आपका होता है लघु और गुरु। ठीक है, लघु और गुरु, और सातवां आपका ये है आपका गण। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण पर। ठीक, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे आपका क है तो इसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक, तो ये क्या है? अक्षर है, वर्ण है। अब वर्ण के अगर भेद की बात करते हैं तो एक होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर अगर हम स्वरों की बात करें, ठीक है, हम करेंगे वर्णों की बात, ह्रस्व वर्ण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ह्रस्व वर्ण, क्योंकि स्वर आ ई उ री और उसके बाद ये वर्ण है ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम बात करेंगे ह्रस्व वर्ण में। तो ये कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री, का, की, कु और क्री। ये क्या है? ह्रस्व वर्ण है। इनकी जो मात्रा होगी इसकी एक मात्रा मानी जाती है, और एक मात्रा को हम छंद में इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, एक मात्रा को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको
कहीं पर भी कठिनाई नहीं आएगी मात्रा लगाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका है दीर्घ वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसमें आ, ई, उ ये सब दीर्घ वर्ण हैं। ए, ओ, औ, का, की, कू, के, कै, को और कौ ये सब दीर्घ वर्णों के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं, इसे गुरु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्या कहते हैं? गुरु। अब दूसरी चीज थी आपकी मात्रा। ठीक, इनको याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका छंद के जो अंग हैं उनमें क्या आता है? दूसरा मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक, वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। वर्ण क्या होता है? सस्वर अक्षर। ठीक, और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। वर्ण और मात्रा की गणना हम करना सीखेंगे। वर्ण और मात्रा की गणना करना सीखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हमारे कौन से हैं? एक वर्णिक या एक मात्रिक भी कहते हैं इनको। आ, ई, उ, री, क, की, कु और क्र ये सब क्या हैं? ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर वाले वर्ण कौन से हैं? एक वर्णिक और द्विमात्रिक होते हैं। जैसे आ, ई, उ ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को और कौ ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं। ठीक, इनको दीर्घ वर्ण कह सकते हैं। अब इसमें मात्रा कैसे लगाते हैं जरा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखिएगा, इन सारे वर्णों को अलग अलग लिखा गया है। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। ठीक है, इसमें हम मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, और वर्ण गिनेंगे। तो देखिए, माँ एक यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए 19 तो ये कुल मिला के क्या हो गए? वर्ण हो गए। वर्ण कितने हो गए? यहाँ 19 वर्ण हो गए। 19 वर्ण हो गए। अब हम बात करते हैं मात्रा। जैसे मुंह, इसमें बड़ा ऊ दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर क्या है? गुरु लगा दिया। क, इसमें आ है तो एक मात्रा लगा दी जिसको हम लघु कहते हैं। यहाँ पर हो, ओ जो था, ओ क्या था? दीर्घ वर्ण। ओ क्या था? दीर्घ वर्ण। तो इसलिए यहाँ क्या लगा दिया है मैंने यहाँ लगा दिया है गुरु। फिर लघु है ई और वाह आ है, दीर्घ आ है इसमें, तो ये दो मात्राएं हो गई, तो इनको क्या कहेंगे? गुरु। यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ क्या है? लघु, फिर गुरु। अब एक बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर गुरु और कहाँ पर लघु आएगा, थोड़ा समझते चलते हैं। यहाँ चंद्र बिंदु है, वो अनुस्वार है, तो जहाँ पर अंक की बिंदु जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं अगर होगा तो वहाँ पर हम उसको दीर्घ मानते हैं। यहाँ ह्रस्व ऊ है तो यहाँ क्या आ गया? लघु आ गया। यहाँ लघु आ गया, यहाँ लघु, यहाँ लघु, और यहाँ ह्रस्व ई है तो यहाँ पर भी एक लघु आ गया, यहाँ लघु आ गया, लघु 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 और ये सब लघु हैं। तो कुल मिला के टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 24। ठीक है, 24 मात्रा हो गई। इसमें दिखाया गया है बड़ा ऊ है इसमें, मतलब दीर्घ ऊ, ह्रस्व आ और ओ, ई, दीर्घा, दीर्घा, इन सबको देखा, इनके अनुसार ही हमने क्या लगाई है? यहाँ पर मात्राएं लगाई हैं। ठीक है, तो मात्रा काउंटिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कुछ नियम हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे अब हमने 2 तक पढ़ लिए थे, उसके बाद हमारी तीसरे नंबर पे यति। यति किसको कहते हैं? विराम स्थलों को यति कहते हैं। जब हम विराम लगाते हैं, रुकते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? विराम स्थल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब कहीं कहीं पूर्ण विराम होता है, कहीं कहीं अल्प विराम होता है। इस प्रकार से हम उसके अनुसार अपना जो काव्य पाठ कर रहे हैं
उसको पढ़ते हैं। गति क्या होती है? छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक छंदों को पढ़ते समय उनके पद के अंत में अक्षरों में जो समानता पाई जाती है उसमें उसको हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। सिक्स्थ है आपका, छठा है लघु और गुरु। छंद शास्त्र में ह्रस्व जो होता है उसे लघु कहते हैं और दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। अब इसमें है कुछ नियम है लघु और गुरु के, कि चंद्र बिंदु वाले लघु काउंट होंगे। ठीक है, जैसे भंवर लिखा है तो इसमें भ अंक चंद्र बिंदु है, व और र, ये आपके सारे क्या हैं? लघु हैं। उसके बाद अगर अनुस्वार आएगा मतलब अंक की बिंदी वाले क्या? दीर्घ गिना जाएगा। जैसे चंचल है, इस पे चा पे अंक की बिंदी अनुस्वार लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? गुरु हो गया। ठीक है, बाकी च और ला क्या है? लघु हैं। अगली बार है अगला आपका है विसर्ग। विसर्ग युक्त वर्ण मतलब जिसमें ये विसर्ग लगा होता है तो उसमें जो विसर्ग के जिसके साथ लगा है उसको भी हम क्या मानते हैं? गुरु। ठीक, मतलब दो मात्राएं। अब बात करते हैं अगले की, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु हो जाता है। जैसे कर्म लिखा तो इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? संयुक्त वर्ण रा, माँ पे रा है तो इससे पहला वाला जो अक्षर है वहाँ पर हम उसको क्या मान लेंगे? गुरु मान लेते हैं। जैसे सच्चा है तो सा को हम क्या मान लेंगे? गुरु मान लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, बाकी नियम हम सीख चुके हैं। अब ये जो थे ये और महत्वपूर्ण नियम थे, इसके मात्रा लगाने के, कैसे लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गण। तो तीन तीन वर्णों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब इसको इसमें है या माता राजभान सा लगा तो ये सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी है? 8 है। वर्णित छंदों की पहचान इसी के आधार पर होती है कि कितने वर्ण हैं। ठीक, तो इसमें देखो या माता राजभान सा लगा तो इसमें क्या होता है? या माता या ह्रस्व है मतलब लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, लघु, लघु और गुरु। तो इसमें इस टाइप से चलता है, तीन तीन को एक साथ रख के ये चलता है। तो इन अक्षरों से ही ये सारे गण चलते हैं। ये कितने हैं? 8 हैं। जैसे हम ये तीन एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा य अक्षर से यगण। क्या कहलाएगा? यगण। ठीक, तो यगण का जो सूत्र होगा वो आपका हो जाएगा 1 लघु और 2 गुरु। ऐसे ही जब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे तो माँ से स्टार्ट करेंगे और रा तक जाएंगे तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? मगण। ठीक है, तो मगण का क्या होगा आपका? सारे दीर्घ। ठीक, इसी प्रकार से अगला हम लेंगे ता से लेके जा तक तो ये तगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तगण। तगण कहाँ से शुरू हुआ है? 2 दीर्घ हैं, फिर एक आपका 2 गुरु हैं और एक लघु। इसी प्रकार से ये चलते चलते कितने? 8 गण बनेंगे जो आगे बताए गए हैं। देखो, ये देखो, सबसे पहला यगण है, उसी के अनुसार उसी यमाता राजभानसा लगा उसी सूत्र से हम क्या करेंगे? पहला यगण हो जाएगा, दूसरा मगण, फिर तगण, रगण, जगण, भगण और नगण और सगण। तो इसमें 1 लघु और 2 गुरु होंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अभी पीछे बताया था मगण में तीनों गुरु होंगे, इसमें 2 गुरु और 1 लघु होगा। और यहाँ पर 1 गुरु फिर 1 लघु फिर 1 गुरु। ऐसे ही इसमें 1 लघु फिर गुरु फिर लघु, इसमें 1 गुरु फिर 2 लघु, इसमें तीनों लघु और इसमें 2 लघु और फिर 1 गुरु, 1 गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे छंदों के भेद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो एक मात्रिक छंद है, दूसरा वर्णित छंद है, तीसरा मुक्तक छंद है। मेनली हम 2 को पढ़ेंगे, मात्रिक और वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद क्या होता है? मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। मतलब इसमें मात्रा के अनुसार होता है। वर्णिक छंद कब होता है? केवल वर्ण की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। मात्रिक और वर्णिक छंदों के 3 भेद होते हैं। एक सम
दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। मतलब ऐसे कह सकते हैं सम मात्रिक या समवर्णिक, अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वर्णिक, और तीसरा विषम मात्रिक या विषम वर्णिक। ठीक, ये तीन तीन दोनों के मिला के 6 हो गए। आप देखते हैं, सबसे पहला आपका है सम मात्रिक और वर्णिक। जिस छंद के चारों चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे चौपाई, तो ये क्या है, सममात्रिक। ठीक है, समवर्णिक। अर्धसम वाले में जिस छंद के प्रथम और तृतीय, एक बात और, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, चारों चरणों में। तो अगले में हम जिस छंद के दूसरा अर्धसम वाले में देखते हैं, जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की मात्रा अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है, उसे अर्धसम कहते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन आता है, दोहा, सोरठा, बरबय आदि। ठीक, विषम वाले कौन से होते हैं, जिस छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रिक या विषम वर्णिक कहते हैं। जैसे छप्पय, कुंडलिया आदि, ये क्या है, विषम वर्णिक या विषम मात्रिक हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखा जाए, हमें क्या करना है, मात्रा की काउंटिंग करनी है। ठीक, कि मात्रा की गिनती कैसे करें। ठीक है, तो अब हम मात्रा लगाना ही हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, और इसी से हम पहचानेंगे कि ये दोहा है, सोरठा है, या फिर चौपाई है, कौन सा छंद है। इसी से हम ज्ञात कर पाएंगे कि ये मात्रिक छंद है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, या फिर अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, इसके लिए हम देखो चलते हैं, इसके मात्रा को काउंट करते हैं। ये आपका दे रखा है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। तो बंदो जो ये जो है अनुस्वार है, बा पे अंग की बिंदी है, ये अनुस्वार है, तो यहाँ कितने मात्रा होंगी, 2 मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा कहें या दीर्घ होगा ये। ठीक है, ये दीर्घ हो गया। द गुरु है और ये भी लघु हैं ये दोनों, और बाक पे अंग की बिंदी या इसको अनुस्वार कहते हैं, ये क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है, गुरु जो है ये ह्रस्व हैं दोनों, तो एक एक मात्रा हो गई, इन्हें लघु कहेंगे। उसके बाद पदुम, गुरु पद में भी क्या है, एक एक मात्रा हो गई। उसके बाद आपका ये है पदुम, इसमें भी क्या है, सारे ह्रस्व हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, लघु हो गए। उसके बाद परागा, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, और ये आपका दीर्घ है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ तक कितनी हो गई, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ तक मिला के कितनी हो गई आपकी, 16 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते हैं सुरुचि, तो इसमें सब में ह्रस्व हैं, तो ये कितने, सब लघु हो गए। सुबास, ठीक है, सुबास में देखो ये लघु है और ये दीर्घ है और ये लघु है। उसके बाद सरस, 1 2 और 3, ये तीनों मात्रा हो गई। ये सारे क्या हैं, सरस में ह्रस्व हैं या लघु कहें। 1, फिर अनुरागा में यहाँ पे दीर्घ है और यहाँ पे दीर्घ है, तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिला के ये भी कितने हो गए, 16। ठीक, तो सारे मिला के कितनी मात्राएं हो गई, ये अभी हम आगे दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ये चौपाई छंद है, इसमें ना 16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। कितनी कितनी, 16। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं चौपाई के। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद होता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये लिखा है, अमी मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, तो यहाँ पर क्या, यहाँ मात्रा काउंट करेंगे, ये 1 1 1, और यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ 1 1 1, यहाँ दीर्घ है, चा पे ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की, तो 1 1, और चारू पे दीर्घ है और रा पे भी दीर्घ है। उसके बाद 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये भी हो गए, भव में भी, रुज में भी, और परिवारू में भी, परिवारू,
ठीक है, यहाँ पे दीर्घ हो गया आपका, यहाँ पे दीर्घ हो गया। कुल मिला के यहाँ तक कितनी है, 16 मात्राएं हैं। ये इस चरण में भी कितनी है, तो यहाँ पर भी कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हो गई। ठीक, तो ये चौपाई छंद है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास में। अभी हम मात्रा की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, ये है आपका, इसके बारे में देखते हैं। दूसरा है, जैसे ये लिखा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। ठीक है, तो सुनी, सुनी में क्या है, ये दोनों ह्रस्व हैं, एक एक मात्रा हो गई। केवट एक ही मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व ये ह्रस्व, मतलब ये गुरु ये लघु लघु, और के फिर ये दीर्घ हो गया। बैन में ये दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व मतलब गुरु लघु हो गया। और यहाँ जो ये प्रेम लिखा है, यहाँ क्या है, दीर्घ और ह्रस्व, और ह्रस्व दीर्घ और दीर्घ, यहाँ पर ह्रस्व 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 और दीर्घ। कुल मिला के गिने अगर हम इनको, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो यहाँ तक हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ तक कितने हो गए, 11 मात्राएं हो गई। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, तो इसमें ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में कितने हो गए, 13। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं, बिहसे करुणाएन। अगले वाले में देखते हैं क्या लिखा है, बिहसे करुणाएन, एक एक ये हो गया आपका गुरु, एक एक ये और ये और ये, कुल मिला के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी कितनी मात्रा हो गई, 11। ये तीसरा चरण है। चौथे में देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद जा दीर्घ है, ये लघु है, ये गुरु है, उसके बाद ये सारे लघु हैं और ये भी लघु हैं, तो कुल मिला के 3 और 2 5 6 7 8, 3 11 और 2 13, तो यहाँ कितनी मात्रा हो गई, 13। तो इसमें देखो पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये है और तीसरा चरण ये है, 11 11 मात्रा हैं किसमें, पहले, प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं हैं, 11 11। ठीक, 11 11 मात्राएं हो गई। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी हैं, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी है, 13 13 मात्राएं। तो ऐसा किस में होता है, ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, बट हम बता रहे हैं आपको, ये आपका किस में होता है, सोरठा में। तो इस तरह से हम मात्रा काउंट करके हम बता सकते हैं, ये दोहा है, रोला है, सवैया है, या मतलब बरवै है, या चौपाई है, या दोहा है, या सोरठा है, इन सब के बारे में इस प्रकार मात्रा गिन के हम बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।